तो माइटी थॉर के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि यहाँ पे ओडिन और गैलेक्टस दोनों आके अब अर्थ के ऊपर गिर चुके हैं, जिनकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। बात करें ओडिन की तो वो अपनी ओडिन स्लीप के अंदर सोने के लिए चले गए हैं, लेकिन गैलेक्टस उसने अभी तक हार नहीं मानी है और वो किसी के कहने की बात नहीं सुन रहा है और उसने इस बात का फैसला कर लिया है कि वो सीड अब उसको किसी भी हालत में चाहिए, चाहे उसको कुछ भी डिस्ट्रॉय क्यों ना करना पड़ जाए। लेकिन हम देखते हैं कि वो सीड अब दरअसल कोई और नहीं बल्कि लोकी के हाथ लग चुका है, जो कि उसको वॉप्सी यग्ड्रासिल वर्ल्ड ट्री के उस डायमेंशन के अंदर लेके जा रहा है जहाँ से लोग उसको निकाल के लेकर आए थे। और अब ये पूरी की पूरी कहानी एक अलग ही डायरेक्शन में जाने के लिए हमें नजर आ रही है। तो अब आगे तो हम देखते हैं कि हमारा लोकी बेसिकली वर्ल्ड ट्री के अंदर कूद रहा है और जोर जोर से चिल्ला रहा है। लेकिन वहीं पे फादर पेस्टर आते हैं और कहते हैं कि प्लीज प्लीज मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, हमारे ऊपर थोड़ा रहम करो, हम सबके सोल्स के ऊपर रहम करो। लेकिन गैलेक्टस बोलता है कि नहीं, और वहीं से थॉर और सिल्वर सर्फर अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर घुसते हैं और थॉर बोलता है गैलेक्टस दोबारा से एसगार्ड के ऊपर स्ट्राइक करने के लिए तैयार हो चुका है सर्फर। तो सर्फर बोलता है कि मास्टर नहीं, हम ये नहीं कर सकते हैं, आपको मेरी बात सुननी होगी। और वहीं से फादर आते हैं और कहते हैं कि अगर वो मेरी बात नहीं सुन रहा तो मैं तुमसे भीख मांगता हूँ वोल्स्टेक, ये वायलेंस, ये मैडनेस बिल्कुल पागलपन है, इस सब को रोकने का कोई बेहतर तरीका हो सकता है, तुम लोग चाहो तो बैठ के बात कर सकते हो। तो वोल्स्टेक कहता है कि बस कर दो लिटिल मैन, एक गॉड कभी भी मौत से नहीं डरता है, वो डरता है तो एक ऐसी मौत से जिसका कोई मतलब ना हो, और ये जो कुछ भी हो रहा है इसका बहुत बड़ा मतलब है, तो इसलिए हम मरने से पीछे नहीं हटेंगे। तुम्हारा मोरल सिक्का यहाँ पे नहीं चलने वाला है, तुम एक गॉडली इंसान हो, इस बात को मानता हूँ, लेकिन हम गॉड्स हैं, हम तुमसे ज्यादा देख सकते हैं, तुमसे ज्यादा जान सकते हैं, जो कि तुम कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। लेकिन वहीं से सर्फर आता कहता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, वो सीड उसको मैं अब सेंस नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि वो इस रियल्म से ही गायब हो चुका है। लेकिन अगले पल थॉर बोलता है कि मियोनियर ये क्या कर रहे हो तुम। और इसी तरफ देखते हैं कि अचानक से थॉर का हैमर मियोनियर उसके हाथ से खींच के कहीं और चले जाता है, और हम देखते हैं कि वो सीधा यहाँ से कहीं और नहीं बल्कि यहाँ पे जो होता है डिस्ट्रॉयर आर्मर वो ऑन हो चुका है, और उसने म्योनियर को अपने पास समन कर लिया है ओडिन के पूरे कमांड के ऊपर। क्योंकि यहाँ पे बेसिकली डिस्ट्रॉयर आर्मर ही एक ऐसी चीज़ इस वक्त एसगार्ड के अंदर बची हुई है जो कि गैलेक्टस से मुकाबला कर सकती है। क्योंकि डिस्ट्रॉयर आर्मर वो है जिसको सारे के सारे गॉड्स ने मिलकर तब बनाया था जब उनको सेलेस्टियल से मुकाबला करना था। और ये देख के हम देखते हैं कि वहीं से थॉर बोलता है कि ये आखिरकार किस तरीके की मैडनेस है, और सर्फर बोलता है कि वो जा चुका है गैलेक्टस, अब वो सीड यहाँ पे नहीं है, हमारी ये लड़ाई का कोई मकसद ही नहीं रहा अब। और अगले पल हम देखते हैं कि गैलेक्टस यहाँ अटैक करने के लिए तैयार होता है सीधा। लेकिन जब वो सर्फर की ये बातें सुनता है कि अब वो सीड यहाँ पे मौजूद नहीं है जिसके लिए वो जंग कर रहे हैं, तो वो अपना हाथ थाम लेता है। और हम देखते हैं कि गैलेक्टस यहाँ पे जैसे अटैक के लिए तैयार होता है तो वहीं पे सीधा वोल्स्टेक सामने आके खड़ा हो जाता है और कहता है वोल्स्टेक द वायलेंट तुमसे कुछ बात करना चाहता है गैलेक्टस, एंड द ब्रिगेड ऑफ द रेल्म तुम्हारे सामने खड़ी है, अगर तुमने यहाँ पे वायलेंस का आज साथ। लेकिन वहीं से वो फादर बेसिकली वोल्स्टेक को घसीट के रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, कहते हैं कि तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए, तुम्हें बात करनी चाहिए। लेकिन वोल्स्टेक बोलता है कि प्रिसाइजली गैलेक्टस मैं तुम्हें यहाँ आखिरी वार्निंग देने के लिए आया हूँ, एसगार्ड इतनी आसानी से नहीं गिरने वाला है, एसगार्ड अपनी आखिरी सांस तक लड़ेगा और इस एसगार्ड के अंदर वॉरियर्स मौजूद हैं, जरा अपने चारों तरफ देखो और सोच के देखो एक बार और हमसे डरने की कोशिश करो। और अगले बार हम देखते हैं कि गैलेक्टस इस पूरी की पूरी सिचुएशन को एनालाइज करता है कि उसके सामने यहाँ डिस्ट्रॉयर आर्मर खड़ा है जिसके हाथ में म्योनियर मौजूद है, यहाँ पे एसगार्ड की एक अच्छी खासी फोर्स मौजूद है, और ये एसगार्डियंस कोई आम लोग नहीं बल्कि गॉड्स हैं। और जिस सीड के लिए वो ये सारा का सारा तमाशा कर रहा है सिल्वर सर्फर के मुताबिक, अब वो सीड भी यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो क्या गैलेक्टस को ये जंग करनी चाहिए सारे के सारे नॉर्स गॉड के खिलाफ? तो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता। और अगले पल गैलेक्टस वहाँ से टेलीपोर्ट होकर सीधा स्पेस के अंदर जाता है और सर्फर से बोलता है कि कहाँ, अब मैं यहाँ से कहाँ जाऊँगा। तो सर्फर बोलता है कि मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ, मैं आपके लिए नई दुनिया ढूंढ के निकालूंगा जो कि आपकी भूख मिटा सके। और इसी तरह हम देखते हैं कि ओडिन भी यहाँ पे होश में आते हुए कहते हैं कि बच्चे मुझे उठने में ज़रा मदद करोगे। तो थॉर बोलता है कि आप अपनी मदद खुद कर लीजिए ओल्ड मैन, और आपको मुझे बहुत कुछ एक्सप्लेन करना है, जो आपने ये छोटा सा स्टंट करा है ना, और आखिरकार लोकी कहाँ है, वो सीड कहाँ है, आखिरकार आपने लोकी को कहाँ भेजा उस सीड के साथ। सर्फर ने कहा कि वो अब यहाँ नहीं है। तो वहीं से ओडिन बोलते कि तुम किस स्टंट की बात कर रहे हो, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, मेरे पास तो बस इतनी ही स्ट्रेंथ मौजूद थी कि मैं अपनी आखिरी सांसों के अंदर डिस्ट्रॉयर को ही समन कर पाया था, मैं नहीं जानता कि वर्ल्ड हार्ट कहाँ है और लोकी ने उसके साथ क्या किया है, और मैं ओडिन हूँ, मैं एक ऐसा शख्स हूँ जो कि अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, तो तुम्हें क्या एक्सप्लेन करूंगा। तो ये बात सुन के थॉर समझ जाता है कि बेसिकली लोकी यहाँ पे किसी ना किसी चीज़ के अंदर लगा हुआ है, और वो कहता है कि सिर्फ चलो हमें चल के तलाश करना होगा कि आखिरकार लोकी कहाँ है और वो क्या कर रहा है। और अगले पल हम देखते हैं कि लोकी यहाँ उस पूरी की पूरी जगह से वापसी निकल कर बाहर आता है। तो थॉर बोलता है कि तुम आखिरकार यहाँ कर क्या रहे हो। तो लोकी बोलता है कि मैं कुछ भी नहीं, लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो, हाँ कुछ हुआ है क्या। तो थॉर को एकदम गुस्सा आता है, वो लोकी को गला पकड़ के उठा लेता है, कहता है अगर तुमने मुझसे यहाँ झूठ बोलने की कोशिश करी तो मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ के रख दूंगा ट्रिक्स्टर, वो सीड कहाँ है आखिरकार और तुमने इसके साथ क्या किया है। तो लोकी फौरन से डर जाता है और कहता है कि मैंने इसको छुपा दिया है, अगर सीड नहीं होगा तो जंग नहीं होगी, जंग नहीं होगी तो मौत नहीं होगी।
और अब मैं भी इस बात को नहीं जानता हूँ कि वो सीड आखिरकार कहाँ मौजूद है। मैंने तुम्हें बचा लिया है थॉर, मैंने सबको बचा लिया है, जबकि सब मुझसे सिर्फ नफरत ही करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने सबको बचाया है। और ये देख के थॉर वहाँ पे लोकी को उठा के फेंकता है और लोकी यहाँ पे रोते हुए कहता है कि उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें बचा सकता हूँ थॉर, उन्होंने मुझसे कहा था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मैं तुम्हारे लिए चाहे कुछ भी करने की कोशिश क्यों ना कर लूँ, मैं तुम्हारे लिए हमेशा बुरा ही रहूँगा। लेकिन इसी के बाद हम यहाँ से ब्रोकस्टोन के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ फादर चर्च के बाहर बैठे हुए आसमान की तरफ देख रहे होते हैं और अगले पल सिल्वर सर्फर फादर के पास आता है और सर्फर बस फादर से यही कहता है कि तुम लिटिल मैन ऑफ गॉड, क्या तुम्हें इस बारे में अंदाज़ा भी है कि आज तुमने क्या किया है? मतलब तुम जिसके खिलाफ जाके खड़े हुए थे, जिसको रोकने की कोशिश कर रहे थे, तुम जानते भी हो कि वो कौन है? तो फादर बोलते हैं कि टू बी ऑनेस्ट, मुझे इस बारे में नहीं पता था बिल्कुल भी कि वो कौन है और क्या है, और वैसे भी मैं तो सिर्फ एक छोटा सा इंसान हूँ ना, और एक इंसान कितना ही सोच सकता है, एक गॉडली सोच के आगे इंसानी सोच तो कम पड़ी जाती है ना। तो सर्फर बोलता है कि कुछ थॉट्स ऐसी होती हैं जो कि गॉड से भी काफ़ी बड़ी होती हैं, और जो तुमने आज करा है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। और सर्फर बेसिकली फादर से जानने की कोशिश करता है कि वो क्या कर रहे थे, ये सब क्यों कर रहे थे। तो फादर बोलता है कि देखो, मेरी तो अपनी कोई ज़िंदगी नहीं है, ना ही मेरा कोई बच्चा है, मेरा जो कुछ भी है ये पूरा का पूरा शहर है, और जब मुझे ऐसा महसूस होता है कि हमारा ये शहर अब अनसेफ हो चुका है हमारे नेबर्स की वजह से, तो मैं उसको रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे, जो कोई भी यहाँ पे मौजूद हैं, जो कोई भी मुझे मानते हैं, जो मुझे पूछते हैं, जो मेरी बात सुनते हैं, वो सेफ रह सकें। तो सर्फर उनकी ये बात सुन के कहता है कि आपकी बात मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी और आपकी सोच भी, मैं यहाँ पे आपके लिए एक प्रोपोजिशन को लेकर आया हूँ। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे एसगार्ड के ऊपर सब कुछ अब वापसी ठीक हो चुका है, और थॉर बोलता है कि लोकी ने उस पूरे के पूरे सीड को वर्ल्ड ट्री के अंदर कहीं छुपा दिया है, लेकिन इसके बारे में उसको भी नहीं पता कि अब हमें उसकी कहाँ तलाश करनी है। जिसका मतलब ये है कि पहले हमें उसके बारे में पता था कि वो सीड कहाँ होगा, लेकिन अगर अब हम तलाश करने के लिए गए तो हम नहीं जानते कि वो इस टाइम एंड स्पेस के अंदर कहाँ हो सकता है। और हम देखते हैं कि सिल्वर सर्फर यहाँ पे बेसिकली एक पूरी की पूरी डील करता है कि वो यहाँ पे एसगार्ड के ऊपर रहेगा और उस पूरी के पूरे वर्ल्ड ट्री के उस डायमेंशन के ऊपर नजर रखेगा जब तक ओडिन उस पूरी की पूरी डायमेंशन को बंद ना कर दें, क्योंकि अगर कोई भी एसगार्डियन उस पूरे के पूरे सीट तक पहुँचने की कोशिश करेगा तो सिल्वर सर्फर खुद उसको रोकेगा। और वो यहाँ पे क्रूस लेकर आया है कि जब तक ओडिन और पूरा का पूरा एसगार्ड मौजूद है तब तक उस सीट को कोई भी हाथ नहीं लगाएगा, यहाँ तक कि गैलेक्टस भी नहीं। लेकिन एक ना एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा इवेंचुअली जब एसगार्ड ख़त्म हो जाएगा। हो सकता है कि वो दिन कल का हो या हज़ारों लाखों सालों के बाद ऐसा हो कि एसगार्ड का नामो निशान मिट जाए, और जब अगर ऐसा होगा तो तब मैं यहाँ पे अपने मास्टर यानी गैलेक्टस को बुलाऊंगा जो कि इस पूरे के पूरे सीट के ऊपर फीड करेंगे। तो गैलेक्टस बोलता है कि अनएक्सेप्टेबल, मैं तुम्हें यहाँ पे इनके साथ नहीं छोड़ सकता हूँ, अगर ऐसा हुआ तो मेरा कोई हेराल्ड नहीं रहेगा। क्या तुम चाहते हो वाकई में कि मैं अपनी नज़र में आए हुए हर एक वर्ल्ड को बर्बाद कर दूँ, क्योंकि तुम ही मुझे वही दुनिया दिखाते हो जिसको मुझे खाना चाहिए और किसको नहीं। लेकिन सिल्वर सर्फर यहाँ पे बेसिकली जो फादर के पास बात करने के लिए गया था उनको एक ऑफर देने के लिए, वो ऑफर दरअसल ये थी कि सिल्वर सर्फर बेसिकली कुछ टाइम के लिए अब हेराल्ड वाली पोजीशन से रिटायर हो रहा है और वो अपनी ये पूरी की पूरी पोजीशन उन फादर को दे रहा है। और सर्फर बोलता है कि मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ और मैंने आपके ज़मीर को देखा है कि आप वो इंसान हैं जो कि गैलेक्टस के अंदर इंसानियत जगा सकते हैं, और जैसा कि आपने कहा था ना कि आप मैन ऑफ गॉड हैं और आप तो हमेशा से इस तरह की चीज़ों को एक्सपीरियंस करना चाहते थे, तो मेरी बात का यकीन कीजिए, आप गैलेक्टस के साथ उन चीज़ों को एक्सप्लोर कर पाएंगे जिनको आप सिर्फ सोचा ही करते थे, और ये आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटी होने वाली है। और सर्फर बोलता है कि गैलेक्टस, मैं आपको अपनी जगह एक नया हेराल्ड देता हूँ और मैं इस बात की ख्वाहिश करता हूँ कि मुझे यहाँ वापसी अर्थ के ऊपर छोड़ दिया जाए ताकि मैं यहाँ पे लोगों से रिकनेक्ट कर सकूँ और कुछ टाइम यहाँ बिता सकूँ। मैं एक बार दोबारा उन लोगों के दरमियान चलना चाहता हूँ जिनको मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ मानता हूँ। तो वहीं से ओडिन अपने पूरे के पूरे स्पेयर को ज़मीन पर मारते और कहते हैं, इस बात को जान लो कि अगर किसी ने कोई भी कदम उठाया वर्ल्ड हार्ट को सीज करने के लिए या एसगार्ड के खिलाफ किसी भी तरह की कोई साजिश करने के लिए, तो ये बात याद रखना कि पूरे के पूरे एसगार्ड के जूते जो हैं वो उस आदमी की गर्दन के ऊपर होंगे, अब चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि मेरे चले जाने के बाद तुम उस सीट के ऊपर फीड करो तो तुम वो कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें रोकने के लिए तब मैं यहाँ पे नहीं होऊंगा, लेकिन तब तक के लिए हमारे बीच एक पीस रहेगा। और अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली दोनों पार्टीज़ के बीच एक एग्रीमेंट हो गया है, जहाँ पे बेसिकली गैलेक्टस सिल्वर सर्फर को यहाँ छोड़ के जा रहा है ताकि वो सीट के ऊपर नज़र रख सके और सर्फर यहाँ इंसानों की तरह कुछ टाइम रह सके। वहीं पे ओडिन भी इस बात को कह रहे हैं कि उनके चले जाने के बाद अगर गैलेक्टस उस सीट को लेना चाहे तो वो ले सकता है, क्योंकि उस वक्त वो रोकने के लिए होंगे भी नहीं। तो गैलेक्टस भी इन शर्तों से एग्री करता है और यहाँ पे जो फादर पेस्टर होते हैं वो उनको अपनी पूरी की पूरी कॉस्मिक पावर के साथ ट्रांसफॉर्म करके यहाँ से ले जाते हैं। तो उसी तरह हम देखते हैं कि थॉर यहाँ पे आके लोकी से बात करने की कोशिश करता है और समझाता है उसको कि आखिरकार बाहर क्या हुआ है, यानी जो ये पूरी की पूरी डील हुई है। और हम देखते हैं कि सिल्वर सर्फर यहाँ वॉरियर 3 के साथ मौजूद है जो कि अपने इंसान वाले रूप के अंदर आ चुका है, और उसको यहाँ एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम वगैरह लगेगा ही, क्योंकि वो यहाँ नंगा घूम रहा है, क्योंकि वो तो वैसे ही घूमता था लेकिन उस वक्त किसी को पता नहीं चलता था। और वहीं से सिर्फ बोलती कि ये सब तो थॉर ठीक है, लेकिन मैं तुमसे जो पहले बात कर रही थी अब उसको कर लेनी चाहिए। तो थॉर वहीं से अपने पूरे के पूरे आर्मर को उतारता और कहता है कि हाँ,
तुमने ठीक कहा कि ये बात सच है कि मैं जब वर्ल्ड ट्री के अंदर गया तो मुझे वहाँ पे एक इंजरी हुई, और वो एक ऐसी इंजरी है जो कि हील होने का नाम नहीं ले रही है। ये मुझे बहुत बुरे तरीके से हर्ट नहीं करती है, तो मैं इस बात को मान सकता हूँ कि ये मेरी जान नहीं लेगी। और मैं इस बात को जानता हूँ लोकी कि तुम मुझे बचाने के लिए वर्ल्ड ट्री के अंदर गए थे। तुम्हारी इंटेंशंस बहुत अच्छी है, लेकिन करने का तरीका वो हमेशा की तरह बहुत ही बेकार है। मेरा गुस्सा तेज़ है, तुम इस बात को जानते हो, और तुम हमेशा ऐसी ही हरकतें करते हो जिससे मेरा गुस्सा बढ़ जाता है। लेकिन इन दी एंड तुम मेरे भाई हो और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो वहीं से लोकी बोलता है, क्या सच में तुम मुझसे प्यार करते हो, और क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा भी है? तो थॉर वहाँ से जाते हुए बोलता है, मैंने तुमसे कहा कि मुझे तुमसे प्यार है। अब अपने आप को ज़्यादा स्टूपिड मत समझो और अपनी एक्सपेक्टेशंस को मत बढ़ाओ। गेट सम रेस्ट लोकी, क्योंकि गॉड्स का काम कभी ख़त्म नहीं होता है, अभी तो बस उसकी शुरुआत हुई है। और इसी तरह हम देखते हैं कि गैलेक्टस यहाँ पे अर्थ को छोड़ के जा रहा है और उसने अपना नया हेराल्ड फादर पेस्टर को बना लिया है। और वो कहते हैं कि मास्टर आइए आइए, मैं आपको नई दुनियाएं दिखाता हूँ। दी एंड। सो गाइस, हमारे पास यहाँ पे द माइटी थॉर का पहला स्टोरी आर्क खत्म होता है, जिसका नाम गैलेक्टस सीड था। अब ये स्टोरी आर्क मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया इस वजह से कि ये बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है और ज़्यादा लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। लेकिन इसकी जो एंडिंग थी वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई कि किस तरीके से गैलेक्टस ने एक नया हेराल्ड बना लिया है और एक ऐसे आदमी को हेराल्ड बनाया जो कि हमें इस स्टोरी के शुरू में एक विलन लग रहा था। तो मतलब यही है, हम किसी भी इंसान को उसकी एक एक्शन से जज नहीं कर सकते हैं। कोई इंसान कैसा है वो उसके साथ रहने के बाद ही पता चलता है, उसकी इंटेंशंस कैसी हैं वो वक्त के साथ ही पता चलती हैं। तो यहाँ पे फादर पेस्टर जो कि बहुत ज़्यादा वायलेंट नज़र आ रहे थे, एसगार्ड के खिलाफ नज़र आ रहे थे, इन दी एंड वो गैलेक्टस के नए हेराल्ड बने और गैलेक्टस को एक सही रास्ता दिखाएंगे। अब सिल्वर सर्फर अर्थ के ऊपर आगे क्या करेगा वो हम आगे स्टोरीज में देखेंगे, और माइटी थॉर की ये स्टोरी आगे चलती रहेगी कंटिन्यू, जहां हम थॉर को अपने दूसरे एडवेंचर्स में एवेंजर्स के साथ भी देखेंगे और अपनी स्टोरीज के अंदर भी देखते रहेंगे। तो उसके बाद हमारी टाइमलाइन के अंदर जो नया कॉमिक आने वाला है वो मैं बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक, कमेंट और शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर कीजिएगा, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल के ऊपर इसी तरह मार्वल कॉमिक्स को डेली बेसिस पे शेयर कर रहे होते हैं, और हम पूरी की पूरी मार्वल कॉमिक्स की टाइमलाइन को लेकर चल रहे हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर, जिसको समझने के लिए आप मेरी मास्टर टाइमलाइन एक्सप्लेन वाली वीडियो को देख सकते हैं। सो गाइस, दिस इज पीट टाइगर, मिलते हैं अपने किसी और वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।